शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। महोदय, पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक उत्साहजनक जागरूकता देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम अपने विकास का खाका बनाने लगे हैं, वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। अपने देश की जनता के प्रति हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें अपने प्रयासों द्वारा, और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके हमें पर्यावरण के विनाश की समस्याओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए। असल में तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया है वे विनाशकारी रही और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवश्यकता है। वे भी नई टेक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। कमोवेश हम उनके साथ साथ ही हैं, इसलिए हम सबके लिए, अन्य देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा कि हम मिलकर समूचे विश्व के लिए, इस पृथ्वी ग्रह के लिए अपना योगदान दें, ताकि मिलजुल कर सहयोग से हम पर्यावरण की रक्षा के उपाय ढूंढ सकें। ब्राजील में 2 वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन में जिस कार्यसूची 21 को हमने स्वीकार किया था, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है, और मुझे विश्वास है कि इस कार्यसूची के अनुसार काम किया जा रहा है। यद्यपि कोई भी काम बिना कठिनाइयों से भरा नहीं होता, विशेषकर इसे जब जटिल विश्व में एक जटिल स्थिति में लागू करना पड़े। परंतु मुझे विश्वास है कि स्थिति आशाजनक है और यह आशा बढ़ती जा रही है, और जहां तक विश्व के पर्यावरण के भविष्य का सवाल है, वह पहले जैसा अंधकारमय नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजियों को अपनाना संभव नहीं होना चाहिए जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सके, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीजों की बेहतर व्यवस्था हो सके। पहले पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका, और लागत की दृष्टि से भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हमारी संस्कृति परंपरा विशेष रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रही है, इसलिए हम अपने देसी ढंग से भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, विशेषकर इतने बड़े आकार के एक लोकतंत्री देश में। जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है। मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है, और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था।
अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहल एक सम्मेलन किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ ना कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूं कि ऐसा करने में बहुत अंश मैं पुनरावृत्ति करूंगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत न मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्य सरकारों की जो नीति रही है, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मैं आज जो कुछ कहूंगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकता पूर्वक और निर्लिप्त रूप से भलीभांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक इसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, पर मूल रूप से नहीं। और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई, वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई, इसी पद्धति से पाई। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का
विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केवल विद्यालयों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है। स्टॉप।